ये बच्चों, आज हम बायोलॉजी के दूसरे सेक्शन में देखते हैं कि क्या पढ़ाते हैं हमको। ठीक है, चैप्टर 2 कर रहे हैं। देखते हैं बायोलॉजी का चैप्टर 2। ध्यान से सुनो। सबसे पहले फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी किसको कहते हैं? पंचानन माहेश्वरी। रट ले बेटा, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी किसको कहते हैं? पंचानन माहेश्वरी को। ठीक है, आओ इधर। एक टर्म होता है कि साइंस ऑफ कल्टीवेशन, मतलब ग्रो करवाना, ब्रीडिंग, उनका जनसंख्या बढ़ाने के लिए जो हम उनको ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाते हैं वो, मार्केटिंग और अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को किसके अंडर में रखते हैं? फ्लोरिकल्चर में रखते हैं। किसके अंडर में रखते हैं? फ्लोरिकल्चर। ये सारा कल्टीवेशन, खेती करना, ब्रीडिंग, उनका नया नया वेरिएंट तैयार करना, मार्केटिंग, व्यापार करना, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को किसके अंडर में रखा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक टिपिकल फ्लावर में यही होता है। एक टिपिकल फ्लावर ऐसा होता है बेटा, ये देखो, ये ऐसा होता है एक टिपिकल फ्लावर, ऐसा ऐसा बंद इस तरह का। ठीक है, ये फ्लावर है। ये फ्लावर में क्या होता है, जैसे ये फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर का सब चीज़ नोच दिए, फ्लावर का भी सब चीज़ नोच दिए। तो ये जो फूला हुआ पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, इसको टोरस बोलते हैं बेटा। टोरस या रिसेप्टेकल, टोरस या फिर रिसेप्टेकल कहते हैं। ठीक है, इसको पेडिसेल बोलते हैं। पेडिसेल आपको बताना है। पेडंकल किसको कहते हैं? पेडिसेल इसको कहते हैं। ठीक है, पेडिसेल। यहां देखो, ये जो निकला हुआ है ना, इसको सीपेल कहते हैं। सीपेल, इसको कार्पेल बोलते हैं बेटा, कार्पेल। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो सीपेल, बाहर जो पार्ट होता है, सबसे बाहरी पार्ट को क्या बोलते हैं? सीपेल। उसके अंदर जो रंगीन पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्पेल। उसके बाद इसको एंड्रोसियम बोलते हैं और इसको गाइनेसियम बोलते हैं। गाइनेसियम क्या बोलते हैं बेटा? गाइनेसियम। एंड्रोसियम, इसको बीच, इसको क्या बोलते हैं? थर्ड पार्ट को क्या बोलते हैं? बाहर से अंदर आ रहा है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया सीपल, उसके बाद कार्पेल, उसके बाद एंड्रोसियम। अब भीतर में जो सबसे पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं बेटा? इसको पेडिसेल नहीं, इसको पेडंकल ही कहते हैं। पेडंकल, ठीक है, पेडंकल। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया? सीपेल, कार्पेल, एंड्रोसियम और गाइनेसियम। और ये जो फूला हुआ पार्ट है क्या है बेटा? टोरस। आ गया समझ में? ये जो कार्पेल और सीपेल होता है, ये नॉन इसेंशियल पार्ट होता है, मतलब इसका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये फ्लावर को सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान, जैसे सीपेल क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, बर्ड कंडीशन में सीपेल क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। और कार्पेल चटकीला रंग का होता है, रंगीन होता है जनरली, इसलिए यह भौरों को क्या करता होगा? अट्रैक्ट करता होगा पॉलिनेशन के लिए। तो ये चटक रंगदार होता है। कौन? कार्पेल। ठीक है, एंड्रोसियम और गाइनेसियम ये इसेंशियल पार्ट है। कैसे पार्ट है? एंड्रोसियम और गाइनेसियम कैसे हैं? इसेंशियल है, क्योंकि वास्तविकता में रिप्रोडक्शन में ये मदद करते हैं, अगली पीढ़ी बनाने में मदद करते हैं। जबकि ये सीपेल क्या करता है बेटा? सीपेल एंड कौन सा बेटा? सीपेल और कार्पेल क्या करता है? सीपेल यंग कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है, जबकि कार्पेल रंगीन पार्ट होता है। जब फ्लावर जब खिल जाता है तो भंवरों को अट्रैक्ट करने में मदद करता है। तो ये नॉन इसेंशियल पार्ट है, जबकि एंड्रोसियम और गाइनेसियम कैसा है? इसेंशियल पार्ट है। एंड्रोसियम मेल पार्ट होता है और गाइनेसियम फीमेल पार्ट। एंड्रोलॉजिस्ट मेल रोग विशेषज्ञ, गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल रोग विशेषज्ञ, बच्चा जानता है। एंड्रोसियम स्टामेन कहते हैं इसके यूनिट को, और गाइनेसियम के यूनिट को कार्पेल कहा जाता है। आ रहा है समझ में? एक्चुअली में ये जो सीपेल और पीटल्स होता है, ये एक होल में होता है बेटा, एक चक्र होता है इनका। इनमें से एगो जब नोच के निकालते हैं ना, तो इसको बोलते हैं, जैसे एगो इससे नोच के निकाले तो इसको, इससे एगो नोच के एंड्रोसियम से एगो नोच के निकाल लिए। एंड्रोसियम का भी एगो चक्र होता है, उससे एगो नोच के निकाल लिए तो उसको कहते हैं स्टामेन। उसी तरह कार्पेल का भी एगो चक्र होता है, होल होता है, बहुत सारा होता है, उसमें से एक नोच के निकालिए, मतलब यूनिट। ये क्या है? इनका यूनिट है, ये इनका यूनिट। एक नोच के निकाल लिए तो उसको कहते हैं क्या? कार्पेल। आ रहा है समझ में? कार्पेल।
लोअर प्लांट्स में ध्यान रखना, लोअर प्लांट्स में स्टामेन और कार्पेल टर्म नहीं यूज होता है। लोअर प्लांट्स में ये स्टामेन और कार्पेल टर्म यूज नहीं होता, वहां यूज होता है माइक्रोस्पोरोफिल फॉर स्टामेन या फिर एंड्रोसियम। आ रहा है समझ में? लोअर प्लांट्स में स्टामेन टर्म नहीं यूज होता। उसी तरह लोअर प्लांट्स में कार्पेल टर्म यूज नहीं होता, मेगा स्पोरोफिल यूज होता है। तो कोई नया नाम नहीं है, माइक्रोस्पोरोफिल स्टामेन के लिए और मेगा स्पोरोफिल कार्पेल के लिए। यदि हम एंड्रोसियम को देखें, एंड्रोसियम जो मेल पार्ट है, जिसको आप क्या कह रहे हो, एंथर या एंड्रोसियम, ठीक है, एंथर। एंथर को यदि आप देखिएगा, एंड्रोसियम को देखिएगा तो एंड्रोसियम जो मेल पार्ट है, इसमें क्या क्या आपको दिखेगा बताइए? एक तो फिलामेंट दिखता है, पतला सा, नाम ही है फिलामेंट, पतला होगा, ठीक है। और एक होता है एंथर जो ऊपर में ऐसे दिखता है इस तरह का, ठीक है। कहोगे कैसा होता है? तो ये टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, मतलब इसमें 4 गो स्पोरेंजिया होता है। क्या होता है बेटा? 4 गो माइक्रो स्पोरेंजिया होता है, ऐसा बोरा का थैला, जिसको आगे चल के पोलन सैक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन सैक, जिसमें पोलन ग्रेन बनता है, ठीक है, पोलन ग्रेन। तो पहली बात, एंथर कैसा होता है? कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? टेट्रा स्पोरेंजिएट और 2 लोब होता है। कितना लोब होता है? देखो 2 लोब, ठीक है। ये देखो, अब बीच से किससे जुड़ा हुआ है? कनेक्टिव से। ये 2 लोब होता है, इसमें 2 लोब होते हैं और 4 गो स्पोरेंजिया होते हैं। तो ये एनसीईआरटी साफ साफ लिखता है कि टेट्रा स्पोरेंजिएट और बाइलोब्डेड। कैसा? टेट्रा स्पोरेंजिएट और बाइलोब्डेड। ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब बेटा देखो, सेक्शन 2 टाइप का, एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर काट दिए तो ट्रांसवर्स सेक्शन, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लिए अलोंग ही काट दिए तो वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है, एलएस और टीएस, ठीक है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। इधर आओ जरा, यहां देखो, यदि हम इस एंड्रोसियम की दीवार को चेक करें तो एंड्रोसियम के दीवार में सबसे बाहरी जो लेयर होता है, एंड्रोसियम मतलब एंड्रोसियम या एंथर के दीवार को चेक कर रही है, जो एंथर है ना, इसके दीवार को चेक कर रहे हैं। तो इसके दीवार में हमको देखने को मिलता है, बाहर में देखने को मिलता है एपिडर्मिस, अंदर में देखने को मिलता है मिडिल लेयर। इसमें 4 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं बेटा? 4। एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, इंडोथेसियम, इंडोडर्मिस नहीं, इंडोथेसियम और टापेटम। क्या दिखता है? टापेटम। तो कोई पूछेगा कि एंथर के वाल में कितने लेयर होते हैं, तो क्या बताइएगा? 4 लेयर। कौन कौन? एपिडर्मिस, बाहर से अंदर आइए, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, इंडोथेसियम, टापेटम। आ रहा है समझ में? जहां मिडिल लेयर और एपिडर्मिस ये डेहिसेंस में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं? ये दोनों किस में मदद करते हैं? हेल्प करते हैं इन डेहिसेंस, डेहिसेंस में मदद करते हैं, फटने में मदद करते हैं, ताकि स्पोर बहुत दूर तक छिटा जाए, ठीक है। डेहिसेंस में मदद करते हैं, ठीक है। ये टापेटम क्या करता है? टापेटम यहां जो पोलन ग्रेन बनेगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ये न्यूट्रिटिव लेयर है। कैसा लेयर है? न्यूट्रिटिव। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, कौन ऐसा एंथर के अंदर, एंथर के वाल में कौन ऐसा लेयर है जो न्यूट्रिशन देता है पोलन ग्रेन को? टापेटम। ये न्यूट्रिटिव लेयर है। कैसा लेयर है? न्यूट्रिटिव। और एक बात सुन लो, ये जो टापेटम होता है ये सीनोसाइट होता है। कैसा होता है? सीनोसाइट। ये सीनोसाइटिक होता है। सीनोसाइटिक क्या होता है? सीनोसाइट क्या होता है? सीनोसाइट एक ऐसा सेल होता है जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियाई विद इन ए सेल विदाउट साइटोप्लाज्म, उसमें साइटोप्लाज्म का कोई डिवीजन नहीं हुआ। एक से ज्यादा न्यूक्लियाई यदि किसी सेल में मौजूद हो तो उसको क्या बोल देते हैं? सीनोसाइट, ठीक है, सीनोसाइट। तो ये सीनोसिटिक होता है। कैसा होता है? सीनोसिटिक होता है और न्यूट्रिटिव होता है, जो पोलन ग्रेन को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन। अब मेरी बात सुनो, यदि आपको बोला जाए कि आपको एंथर का स्टडी करना है तो आप कैसा एंथर लेना का पसंद कीजिएगा? एकदम यंग एंथर लीजिए। माइटोसिस को स्टडी करने के लिए एकदम यंग एंथर लीजिए, यंग प्लांट का एंथर लीजिए तो आपको बेस्ट स्टडी मिलेगा, ठीक है। हम देख रहे हैं कि इस एंथर के अंदर में माइक्रो क्या होता है? इस एंथर के अंदर में देख रहे हैं ये एंथर है। एंथर के अंदर में ये क्या होगा?
ये होगा पोलन सैक, और पोलन सैक के अंदर में माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में माइटोसिस होता है। क्या होता है बेटा? सॉरी, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। क्या होता है बेटा? मियोसिस। ठीक है, मियोसिस होता है और 4 सेल बन जाते हैं। कितने सेल बन जाते हैं? 4। और ये सेल सेलुलोज से जुड़े होते हैं। सेलुलोज के वाल सेलुलोज और पैक्टिन से जुड़े होते हैं। तो यहां पर यदि हम एंजाइम सेलुलेज या एंड पैक्टिनेज डाल दें तो इनका जो वाल होगा वो क्या कर जाएगा? डिजॉल्व कर जाएगा, क्योंकि एज जिसमें लग जाता है वो एंजाइम हो जाता है। तो इसके वाल को यदि डिजॉल्व कर देगा तो ये चारों पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे? फ्री। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पोलन ग्रेन का निर्माण होता है? 4। आ रहा है समझ में? यदि हम तुमसे पूछें कि मेरे पास 64 पोलन ग्रेन है, कितने पोलन ग्रेन है? मान लो हमारे पास दें कि 64 पोलन ग्रेन बने, मैथमेटिक्स है, पोलन ग्रेन बने, बताओ माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने की जरूरत है? बताओ। तो इसको 4 से डिवाइड कर दें, कितना आएगा? 16 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 64 को क्या बन जाएगा? पोलन ग्रेन। समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? हमने क्या पूछा? हमने पूछा कि मेरे पास 64 पोलन ग्रेन है, बताओ माइक्रोस्पोर मदर सेल की कितनी जरूरत है? तो 16। आ रहा है? 1 से 4 बनेंगे तो 16 चौके 64 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन के लिए माइक्रोस्पोर टर्म भी यूज होता है, याद रखना, माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर। अब मेरी बात सुनो, ज्यादातर जो पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। पोलन ग्रेन, ध्यान से सुनो, इसके ऊपर पोलन ग्रेन के ऊपर एक कवरिंग होता है जो कंटूर इसका बनाता है, जो इसका डिजाइन बनाता है, उसको कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। क्या बोलते हैं बेटा? स्पोरोपोलिनिन। तो कहोगे ये क्या? ये तो कंटूर है, इसका बनावट है। ये किसका कहां मौजूद होता है? एक्जाइन के ऊपर मौजूद होता है। बाहर वाला लेयर को कहते हैं एक्जाइन, अंदर वाला लेयर को कहते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं? इंटाइन। तो पोलन ग्रेन पर 2 लेयर होता है, बाहर वाला एक्जाइन, अंदर वाला इंटाइन। एक्जाइन पर एक वो स्पेशल कवरिंग होता है, एक्जाइन पर एक वो स्पेशल कवरिंग होता है जो दुनिया का सबसे रेसिस्टेंट सबस्टेंस है। इस पर कुछो डाल दो, एसिड डाल दो, बेस डाल दो, आग से जला दो, इस साला जलबे नहीं करता है। दुनिया का मोस्ट रेसिस्टेंट सबस्टेंस यदि पूछे तो क्या है? स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है? इंटाइन के अंदर में 2 टाइप के सेल होते हैं। एक बड़ा सेल होता है जिसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल, एक छोटा सेल होता है जिसको क्या कहते हैं? जर्म सेल। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल और जर्म सेल। याद रहेगा, वेजिटेटिव सेल और जर्म सेल। अब देखो, ज्यादातर केसों में पॉलिनेशन इसी स्टेज में हो जाता है। तो कितने सेल स्टेज में हो गया? 2 सेल स्टेज में। तो 60% में इसी केस में हो जाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी केस में होता है। मगर 40% के केस में होता क्या है? ये जो जर्म सेल है ये डिवाइड कर जाता है माइटोसिस से, और डिवाइड करके स्पर्म सेल बना लेता है, 2 स्पर्म सेल। तो टोटल कितने सेल हो गए बता दो? 40% केस में क्या हो गया? एगो तो ये रहा वेजिटेटिव सेल और 2 हो गए स्पर्म सेल। तो टोटल कितने सेल का स्टेज हो गया? 3 सेल स्टेज। कितना हो गया? 3 सेल स्टेज हो गया। कितने परसेंट में? 40% में 3 सेल स्टेज, 40% में 3 सेल स्टेज, जबकि 2 सेल स्टेज 60% में। ये हुआ। अब क्या होता है? मान लो ये पोलन ग्रेन अपने कंफर्टेबल मतलब अब पोलन ग्रेन हवा में छिटा गया। अब ऐसा कोई जरूरी है कि गेहूं का जो पोलन ग्रेन है वो गेहूं पर जाके गिरे? आम पर नहीं गिर सकता है, एकदम गिर सकता है। गेहूं का पोलन ग्रेन आम पर भी गिर सकता है, लीची पर भी गिर सकता है, बरगद पर भी गिर सकता है। तो क्या उसको पॉलिनेट कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि स्पीसीज बैरियर को कोई तोड़ नहीं सकता। तो जब हवा में आया तो कहां आया बेटे? अपने कंफर्टेबल, मतलब गेहूं का पोलन ग्रेन था तो मान लो गेहूं के स्टिग्मा पर, गेहूं के ही स्टिग्मा पर गिरा। ये किसका फोटो है? ये किसका फोटो है बता सकते हो? गाइनेसियम का, जिसको आप कार्पेल बोल रहे हो। ये किसका फोटो है? कार्पेल का। इसके कितने पार्ट है? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। नाम ही है स्टिग्मा, जिस पर चिपक जाए, स्टिग्मा।
ठीक है, ये स्टिग्मा हो गया। ठीक है, इसको स्टाइल बोलते हैं और इसको ओवरी बोलते हैं। जो फूला हुआ पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? ओवरी। ओवरी आगे चल के क्या बनाता है? फ्रूट। क्या बनाता है? फ्रूट। आ रहा है समझ में? इसके अंदर में ही दिखाई दे रहा है ना, ये ओव्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ओव्यूल। ओव्यूल आ रहा है समझ में? इसको ओव्यूल कहते हैं और लोअर प्लांट्स में इसी को मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। तो तुम्हारा सवाल होगा, बताइए तो सर मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल में क्या अंतर है? एक सेकंड रुक ना, एक सेकंड रुक, यहां देख। तो मान लो गेहूं का पॉलन ग्रेन गेहूं के स्टिग्मा पर गिर गया। अब इन दोनों में कुछ केमिकल का एक्सचेंज होता है। ऐसा थोड़ी है गेहूं का पॉलन ग्रेन गेहूं को बोल रहा है देखो हम ही आए हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या होगा? कुछ केमिकल का एक्सचेंज होता होगा। कुछ केमिकल का जब एक्सचेंज होता होगा तो इनको पता चल जाता है कि मेरा ही गेहूं है, मेरा ही पॉलन ग्रेन है, मेरा ही पॉलन, मतलब सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है। और जब ऐसा होता है तो ये अलाउ करता है जर्म पोर को निकलने के लिए। ये छेद दिखाई दे रहा है ना, देखो एक सवाल रहेगा कि स्पोरोपोलिन हर जगह मौजूद होता है, कहां छोड़ के? तो ये पार्ट को छोड़ के। किस पार्ट को? इसको जर्म पोर बोलते हैं। क्यों जरूरी है जर्म पोर? नहीं तो साला ये सब जगह रहेगा तो ये निकलिए कहां से? आगे समझ में? निकलिए नहीं पाएगा ये। ठीक है, मतलब इसमें से जनरेटिव सेल या स्पर्म सेल निकल ही नहीं पाएगा, इसीलिए जर्म पोर पर स्पोरोपोलिन अब्सेंट होता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तो ये जर्म पोर को अलाउ किया ग्रो करने के लिए। तो जब जर्म पोर ग्रो करता है तो यहां पर कुछ केमिकल्स आते हैं बेटा, और केमिकल्स का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है, लगातार, जो इसको एक फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि ये छेदते हुए कहां चला जाए, ताकि ये, और कुछ एंजाइम ये रिलीज करता है ताकि यहां का चीज डिजॉल्व होना शुरू हो जाए। ठीक है, और ये डिजॉल्व करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, और इस मूवमेंट को कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कैसा? कीमो, CHEMO, कीमो, क्योंकि केमिकल कंसंट्रेशन के वजह से ये मूव कर रहा है। तो कीमोटैक्टिक मूवमेंट के वजह से पॉलन ट्यूब आगे की ओर बढ़ना शुरू हुआ। फाइनली पॉलन ट्यूब कहां पहुंचता है? इस रीजन में। इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं बेटा? ये हम ओव्यूल का डायग्राम निकाल के बनाए हैं। ये ओव्यूल देखो, ये क्या है? ओव्यूल है। ठीक है, ये ओव्यूल है। ओव्यूल के ऊपर हमने क्या लगा दिया? एक कवरिंग, जिसको इंटेगुमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेगुमेंट। तो इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इज कॉल्ड ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम में इंटेगुमेंट नहीं होता है। ठीक है, जबकि इंटेगुमेंट के ऊपर यदि कवर ले आए तो उसको क्या कहते हैं? इंटेगुमेंटेड मेगा ओव्यूल, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। और इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को ही ओव्यूल कहा जाता है। समझ में आ गया? ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम में अंतर। ठीक, अब देखो, तो इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इज कॉल्ड ओव्यूल। आ गया समझ में? इस रीजन को माइक्रोपाइल कहते हैं। देख रहे हो माइक्रोपाइल में, यहां देखो, इस माइक्रोपाइल में जरा देखो, यहां इसमें दो गो साइड में सेल दिखाई दे रहा होगा। इसको सिनर्जिड बोलते हैं, सिनर्जिड। ठीक है, बीच में जो दिख रहा है ना, इसको एग सेल बोलते हैं, एग सेल। ये दोनों को मिला के एग एपरेटस बोलते हैं, एग एपरेटस। जरा बता सकते हो एग एपरेटस में क्या क्या आता होगा? सिनर्जिड और एग सेल दोनों आते होंगे। सिनर्जिड और एग सेल दोनों आते होंगे। किसमें? एग एपरेटस में। ये बीच में दिखाई दे रहा है, इसको सेंट्रल सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। अब पीछे में देख रहे हो माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट देखो, ये इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। ठीक है, पोडल मतलब पांव। ठीक है, एंटीपोडल माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट है। तो कोई भी ये सर हुआ तो नीचे मेरा पैरे ना होगा, तो माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट क्या दिखेगा? एंटीपोडल सेल। क्लियर हो गया? अब मेरी बात सुनो। तो ये जो आया, कौन आया? पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन के आगे क्या क्या है? देखो यहां दो गो डॉट बनाई, दोनों क्या है? यही जर्म सेल है। क्या है? जर्म सेल होंगे, नहीं तो क्या होंगे बेटे? दो गो स्पर्म सेल। आगे आते जा रहे हैं। फाइनली ये कहां पहुंच गए? माइक्रोपाइल। ज्यादातर केसों में माइक्रोपाइल से ही एंट्री होता है,
ज़्यादातर केसों में माइक्रोपाइल से ही एंट्री होता है, माइक्रोपाइल से ही घुसते हैं, ठीक है, माइक्रोपाइल से ही घुसते हैं, क्योंकि ओव्यूल ऐसा होता है, ऐसा है ओव्यूल, कैसा है, ऐसा उल्टा। बता सकते हो सीधा ओव्यूल किस में पाया जाता है? हाँ जी सही हो, जिम्नोस्पर्म में, और उसको कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, और इसको क्या कहते हैं, एनाट्रोपस। ये ओव्यूल का कौन सा है, एनाट्रोपस। ज्यादातर केसों में एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। कितने परसेंट के केस में, 90% के केस में यही पाया जाता है, एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। तो देखो हमने क्या लेके आया, देख रहे हो, 2 स्पर्म सेल, ये क्या है, जर्म सेल। तो जर्म सेल अभी भी क्यों बचा हुआ है, क्योंकि ये एक सेल को न्यूट्रिशन दे रहा होगा। अरे एक सेल मतलब स्पर्म सेल मर जाएगा ना, स्पर्म सेल को खाना भी तो चाहिए, तो उसको खाना कौन दे रहा है, यही वेजिटेटिव सेल जो यहाँ पर है, देख रहे हो यहाँ वेजिटेटिव सेल, बड़ा वाला सेल, इसके पास खाना होता है जो किसको प्रोवाइड करते रहता है, जर्म सेल को, नहीं तो मर जाएगा साला, एक सेल का बनले है, खाने नहीं रहेगा तो भूखे स्टार्वेशन से मर जाएगा, इसीलिए ये होता है। अब कहोगे ई क्या है, ई क्या है सर, इसको कहते हैं प्लग, क्या बोलते हैं, प्लग। कहोगे प्लग कौन लगा दिया, प्लग नेचर ही लगा देता है। मान लो ऐसा भी तो हो सकता था, साला ट्यूब से अंदर आया, नीचे से ऊपरे भाग जाता, इसलिए एगो प्लग भी लग जाता है ताकि नीचे से ऊपर ना जाए, मतलब ये नीचे से ऊपर ना जाए, यही में घुसे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये जो सिनर्जीड दिख रहा है ना बेटा, इस सिनर्जीड के अंदर में कुदरत ने कुछ कमाल करके रखा है। क्या करके रखा है, इसमें फिंगर लाइक ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना देता है कुदरत, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस, कुदरत का कमाल है ये, ठीक है। ये फिलीफॉर्म एपरेटस करता क्या है, ये इस पॉलन ग्रेन को, इस पॉलन ग्रेन के जो एग सेल थे, इसको डायरेक्ट एग सेल में ना भेज के अपने में ले लेता है। कहोगे ऐसा काहे करता है सर, ऐसा काहे करता है, ऐसा करना पड़ता है। मान लो चूंकि ये ग्रेविटी के अधीन आ रहा था, तो हो सकता है कि डायरेक्ट यदि एग में घुसता तो एग को तोड़ देता, ये पूरा का पूरा इंडोस्पर्म, या पूरा का पूरा एग सेल ही बर्बाद हो जाता, यह पूरा का पूरा इम्ब्रियो ही क्या हो जाता, बर्बाद हो जाता, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये सबसे पहले कहां ले लेता है, इसी में ले लेता है, अपने में ले लेता है। और तुम ऐसे भी बोल सकते हो, कुछ लोग तो ऐसे समझाते हैं, और कुछ लोग समझाते हैं, बोलते हैं कि ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये कुछ केमिकल रिलीज करता है, जिस वजह से ये इसी में घुसता है, इसी में घुसता है, ठीक है। इसी में दोनों एक सेल रिलीज हुआ, इसीलिए सिनर्जीड का दूसरा नाम होता है फ्यूचर एग सेल। क्या होता है, फ्यूचर एग सेल, या पोटेंशियल एग, ज्यादा अच्छा कहो, पोटेंशियल एग। मतलब गलती से कभी भी एग सेल यदि गलती से मर गया तो सिनर्जीड किस में बदल जाता है, एग सेल में। कुदरत जैसे किडनी वाला खेल है यार, जैसे 2 किडनी है ना, वो किडनियां खराब हो जाता है, दूसरा का काम करे लगता है ना, वही वाला है, यही वाला हाल है। तो यदि मान लो गलती से एग सेल मर गया तो क्या होगा, यही सिनर्जीड किस में बदल जाएगा, एग सेल में। तो इसीलिए ये एग सेल में ही ले लेता है। अब दोनों जो क्या लिया है, दोनों क्या आया है इसमें बताओ, दोनों क्या आया है, स्पर्म। एक स्पर्म एग सेल से फ्यूज कर गया, और एक चला किसके पास, एक किसके पास चला, सेंट्रल सेल के पास। सेंट्रल सेल जैसी देखा कि साला एगो एग सेल आ रहा है, मेरे पास एगो स्पर्म आ रहा है, डर के मारे ही दोनों सट गया, ठीक है, डर के मारे दोनों सट गया। और तब तक ही तो चलिए दिया था, तो कहा हमू सटेंगे तोरा में, और सट के कैसा सेल बना लिया, 3n सेल। और इसी को बोलते हैं बेटा इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये कितने n का होता है, 3n। और आगे चल के ये जो न्यूक्लियस है लगातार डिवाइड करता है और इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, बाद में इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ये देख रहे हो इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म कितने सेल का बना हो, कितने क्रोमोजोम, कितना न्यूक्लियर कितना इसका कॉम्बिनेशन होता है, क्या बोलते हैं कि कितना इसका क्रोमोजोमल कंडीशन होता है, क्या होता है, 3n। जबकि जाइगोट और पहला जो क्या था, स्पर्म एग से मिला, वो क्या बनाया बेटा, जाइगोट। तो ये देखो जाइगोट, ये रहा जाइगोट, और ऊपर क्या रहा,
इंडोस्पर्म। अच्छा, ऐसे फर्टिलाइजेशन को क्या बोला जाता है? इसे फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है एंजियोस्पर्म का। किसका कैरेक्टरिस्टिक है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में यही होता है। क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। नवास्चिन नाम के साइंटिस्ट ने लिलियम में खोजा था। किस में खोजा था? लिलियम में। नवास्चिन, ठीक है, नवास्चिन ने लिलियम में खोजा था, याद रखना बेटे। अब मेरी बात सुनो, तो ये इंडोस्पर्म है और ये जाइगोट है। तो इंडोस्पर्म बन गया और क्या बन गया? जब ये इससे फ्यूज कर गया। अच्छा, एक बात और, एक मैच्योर इम्ब्रियोसैक में, एक मैच्योर इम्ब्रियोसैक 8 न्यूक्लियाई 7 सेल स्ट्रक्चर होता है। कितना स्ट्रक्चर? 8 न्यूक्लियाई 7 सेल स्ट्रक्चर। कहोगे कैसे सर? तो न्यूक्लियस देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस। और सेल कैगो देखो, इस एक सेल के पास अपना न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इस एक के पास अपना न्यूक्लियस और अपना साइटोप्लाज्म, इस सिनर्जिड के पास अपना न्यूक्लियस अपना साइटोप्लाज्म, इस तीनों एंटीपोडल के पास अपना अपना न्यूक्लियस और अपना साइटोप्लाज्म। मगर ये जो सेंट्रल सेल है, इसका अपना न्यूक्लियस तो है और पूरे सेल पर कब्जा है। आ रहा है समझ में? तो ये पूरे को एक ही सेल मानेंगे। किसका? इसका, सेंट्रल सेल का। आ रहा है समझ में? तो कितना हो गया? 8 न्यूक्लियाई 7 सेल। मैच्योर जो इम्ब्रियोसैक होता है 8 न्यूक्लियाई 7 सेल स्ट्रक्चर होता है। कितना होता है? 8 न्यूक्लियाई 7 सेल स्ट्रक्चर होता है। आओ इधर। तो होता क्या है, जब ये फर्टिलाइजेशन हो गया बेटे, जब ये फर्टिलाइजेशन हो गया, एक सेकेंड बेटा, जब ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहां बना जाइगोट और यहां क्या बना बेटे? यहां क्या बना? इंडोस्पर्म जाइगोट को बोलता है तू शांत रह थोड़ी देर, क्योंकि तुम्हारे पास क्रोमोजोमल नंबर कम है, क्रोमोजोम नंबर कम है, ठीक है, मेरे पास ज़्यादा है, ज़्यादा सेट ऑफ नंबर्स है। तो हम जल्दी डिवाइड करके ज़्यादा से ज़्यादा खाना क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। तो ये रैपिड डिवाइड करता है। ये क्या करता है? रैपिड डिवाइड करता है, रैपिडली डिवाइड करता है और इस तरह का इंडोस्पर्म बना लेता है। आ रहा है समझ में? कुछ केसेस में ये एंडोस्पर्म बाद में डिजॉल्व कर जाते हैं। 20 से क्या कर जाते हैं? डिजॉल्व कर जाते हैं। याद है? कुछ केस में ये 20 से डिजॉल्व कर जाते हैं। ये एंडोस्पर्म क्या कर जाता है बेटे? 20 से डिजॉल्व कर जाता है और ये पानी बन जाता है। और बाहर वाले में एंडोस्पर्म रहता ही रहता है। हाँ जी, जिसको याद आ गया वो समझ गया। आ रहा है समझ में? जो किस केस में होता है? नारियल में, कोकोनट में होता है। यही होता है, मतलब नारियल में जो आप देख रहे हो, जो गरी क्या है? जो प्योर गरी खा रहे हो वो क्या है? यही क्या है? ये है इंडोस्पर्म है। क्या है? इंडोस्पर्म। और जो पानी पिए वो भी क्या है? इंडोस्पर्म है। ठीक है, इंडोस्पर्म है। तो ये बीच से जो डिजॉल्व कर गया, वो पानी जो पिए वो क्या है? वो भी इंडोस्पर्म है। और जो गरी खाए वो भी क्या है? इंडोस्पर्म है। ठीक है, क्लियर? अब मेरी बात सुनिए। किसी केस में, जैसे नारियल में देखे ना कि इंडोस्पर्म होता है, किसी केस में इंडोस्पर्म, अब ये सीड बन गया। क्या बन गया? सीड बन गया। अब मेरी बात सुनिए, ये सीड बन गया। अब किसी केस में सीड बनने तक, सीड जब तक बनता है, किसी केस में इंडोस्पर्म खाना देते इंडोस्पर्म बन गया ना, और इसमें क्या स्टोर है? खाना। और नीचे क्या बैठा हुआ है? जाइगोट बैठा हुआ है ना, जाइगोट बैठा हुआ है। अब मेरी बात सुनिए, ये जो जाइगोट होता है ये बैठ के एकदम इंतजार कर रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। कुछ केस में जाइगोट खाना देते इस इंडोस्पर्म खाना देते जाइगोट को पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। ऐसे केस को कहते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। कैसा सीड कहते हैं? नॉन इंडोस्पर्मिक, जो जिसमें इंडोस्पर्म खाना देते पूरा का पूरा खत्म हो गया। और ऐसा सेल भी पाया जाता है, ऐसा सीड भी पाया जाता है जिसमें इंडोस्पर्म थोड़ा बहुत बचा रह जाता है। जैसे मेज, अंडी, मेज, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा? अनाज वाला पौधा है, मेज, मकई।
कैस्टर अंडी जिसको कहते हैं, वीट गेहूं जिसको कहते हैं, इन सभी में क्या पाया जाता है? इंडोस्पर्म रहता है। क्या रहता है? इंडोस्पर्म। मगर दलहन वाले पौधे में इंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। आ रहा है समझ में? कुछ कुछ में ना बेटा ये जो इंटेगुमेंट है वो भी बचा रहता है। बता सकते हो किस में? हाँ, खजूर में, ठीक है, डेट में। डेट में कभी कभी खाया होगा ना तो वो उजला उजला निकलता है बिया के ऊपर से, देखना वो इंटेगुमेंट है। अपना पैसा से खाओगे तब, ठीक है, अपना पैसा से खाओगे तो नहीं दिखेगा, दूसरा के पैसा से खाना, ठीक है, तब दिख जाएगा। बड़ा जल्दी जल्दी खाओगे ना तो बिया निकाल दोगे जल्दी। समझ में आ गया? अब देखो, जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं इसको दो भाग में बांट देते हैं कॉटिलीडन के आधार पर। एक को कहते हैं मोनोकॉट और एक को कहते हैं डाइकॉट। अच्छा, बता सकते हो मोनोकॉट एडवांस है कि डाइकॉट? जी हाँ भाई साहब, एडवांस कौन है? एडवांस कौन है? एडवांस कौन है? बताओ, एडवांस कौन है? मोनोकॉट क्या है? एडवांस है। डाइकॉट क्या है? पहले आया। एडवांस किसको कहते हैं? जो बाद में आता है उसको एडवांस कहते हैं, जो पहले आता है उसको क्या कहते हैं? वो एडवांस नहीं रहता है, ठीक है। तो देखो एक बात, जैसे हम बोले मोनोकॉट एडवांस है, मोनोकॉट एडवांस है क्योंकि ये बना किससे है? डाइकॉट से। कहोगे क्या प्रमाण है? बता रहे। डाइकॉट में दो कॉटिलीडन होते हैं, इसको कहते हैं, ऊपर वाले को प्लूमुल और नीचे वाले को रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकल। फिर से देख लो, डाइकॉट में क्या होता है बेटे? डाइकॉट में दो कॉटिलीडन होते हैं, दिख रहा है कि नहीं? दो कॉटिलीडन होते हैं, ऊपर प्लूमुल और नीचे रेडिकल। प्लूमुल को जो पत्ता घेरा रहता है, जो पत्ता इसको प्रोटेक्ट करता है, उसको कहते हैं कॉलियोप्टाइल। क्या कहते हैं? कॉलियोप्टाइल। और रेडिकल को जो पत्ता बचा के रखता है, जो पार्ट बचा के रखता है, उसको कहते हैं कोलियोराइजा। क्या कहते हैं बेटा? कोलियोराइजा। अब देखो, ये तो मोनोकॉट की बात हो गई। यदि डाइकॉट की बात करते, किसकी बात करते? ये तो डाइकॉट की बात हो गई। मोनोकॉट की बात करते तो मोनोकॉट में एक ही कॉटिलीडन होता है, वो टर्मिनल होता है, एक ही साइड होता है, जबकि इसमें दोनों साइड कॉटिलीडन था, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, दलहन पौधा का बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं? दलहन पौधा, मतलब समझ रहे हो? पी। अच्छा, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड में कौन आ जाएंगे? ग्राउंड नट, पी, दलहन वाला पौधा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो इसमें एक को कॉटिलीडन होता है और एक कॉटिलीडन होता है, और इसका जो एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये एक्सिस को कौन सा एक्सिस बोल रहे हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या पाया गया? प्लूमुल ऊपर, प्लूमुल को घेरे हुए कॉलियोप्टाइल, नीचे क्या? राइजा, नीचे राइजा और कॉलियोराइजा नीचे इसे घेरा हुआ, ठीक है। प्लूमुल नीचे रेडिकल को घेरे हुए कॉलियोराइजा और प्लूमुल को घेरे हुए कॉलियोप्टाइल। इधर आओ, यहां देखो, इसमें एक कॉटिलीडन होता है और एम्ब्रियोनल एक्सिस टर्मिनल होता है। कैसा होता है? टर्मिनल, एक साइड में होगा। आ रहा है समझ में? यहां पर भी क्या है? प्लूमुल घेरे हुए कॉलियोप्टाइल, नीचे क्या है? रेडिकल घेरे हुए कॉलियोराइजा, और एक कॉटिलीडन वाले को एस्क्यूटेलम कहते हैं। एस्क्यूटेलम कहते हैं। क्लियर हुआ? एस्क्यूटेलम कहते हैं। क्लियर? तो चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो और बातें करेंगे।